IMF एक स्टेक होल्डर है इसमें। इस वक्त जो पाकिस्तान का जो बजट बन रहा होता है, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही होती हैं, रियल स्टेट से खतरा क्या है? वो FATF बना, वो उनको ये लगता था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में इस तरह का नेगेटिव काम कर रही हैं, जिनके लिंक्स आपको अफगानिस्तान से मिलते हैं, जिनके लिंक्स आपको और इस तरह की, अच्छा उन्हें लगता है कि वो भी बहुत बड़ी अमाउंट जो है जब उनको चाहिए होती है वो प्रॉपर्टी में वो अमाउंट्स डंप करते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फाइल नॉन फाइल का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है। तो उन्हें ये लगता है कि बहुत बड़ी अमाउंट जो होती हैं वो रियल एस्टेट में डंप होती हैं, वहाँ से वो अपना पैसा मल्टीप्लाई भी करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब उन्हें लगता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है वो वहाँ से उठाते हैं और वो निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तान में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप वहाँ पे कोई नज़र रखें या आपको पता हो कि ये क्या होने जा रहा, कि ठीक है जी ये पैसे आपके बिल्कुल ठीक हैं और अब आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अगर मैंने रिश्वत से कमाया हो तो वो हाँ, अगर आपने कमाया हुआ तो फिर आप बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन बहुत सारे प्लॉट्स हम उन्हें ये कहते हैं कि उनका पोजेशन ही नहीं है, फाइलें होती हैं, अभी उनको बैलेट ही नहीं हुआ हुआ। तो जो ऑन ग्राउंड प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका पोजेशन नहीं है, जिसपे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसका रेंट आप क्यों हमसे ले रहे हैं? ज़कात वाली बात हुई, हर साल देना है। वो ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान फैज़ चैनल में खुशामदीद। इमरान साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं और नई नई खबरें आने में पता चलता है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है और होने वाली है, लेकिन जिस वक्त कुछ दिनों बाद पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखें तो तनख्वाहें बढ़ा रहे होते हैं इनकी, और हुकूमत की मराद के अंदर इजाफा हो रहा है, एक तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आवाम की रिलीफ की कोई बात हो ही नहीं रही होती। जहाँ कहीं हमें उम्मीद होती है कि अच्छा ये बिज़नेस को थोड़ा सा एज मिल जाएगा, इसके अंदर थोड़ी सी तरक्की हो जाएगी, चीज़ों को बेहतर कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं पाता। इन्हीं सारी टॉपिक्स को, इन्हीं सारी मसाइल को लेकर डिप्रेशन के साथ इमरान साहब के साथ हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर, आप सुनाइए। ठीक बातें आपने पॉइंट आउट की हैं कि लग ऐसे ही रहा होता है कि ये चीज़ें अच्छी होने जा रही है, लेकिन एकदम से काम जो है ना वो रुक जाता है। आपने सुना था ना बजट से पहले कि जून आने वाला है और टैक्सेस के अंदर ये हो जाएगा और रियल स्टेट वापस रिवाइव हो जाएगा। हम जनवरी से ये नहीं बातें कर रहे थे, जनवरी फरवरी से, कि बजट आने की देर है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये टाइमलाइन आपने बिल्कुल ठीक बताई आपने कि जनवरी फरवरी में हम स्पेसिफिक अगर रियल एस्टेट की बात करें ना, तो हमें खबर आई कि जी ये 3 4 5 चीज़ें जो है ना ये माइनस होने जा रही हैं, और टैक्स में रिलीफ मिलने जा रहा है, प्रॉपर्टी को रिलीफ मिलने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम खुल जाएगा, अब काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हुआ ये, अच्छा मैं अक्सर ये बात करता हूँ इरफान भाई कि मार्केट जो होती है ना वो हमेशा र्यूमर्स पे चलती है। एक र्यूमर आई, एक बात आई और मार्केट ने इवन DHA लाहौर, DHA गुजरांवाला, DHA मुल्तान, DHA कराची एकदम से जो है ना मेरा ख्याल है 20-25% प्राइस अप्रिसिएशन हो गई विद इन अ मंथ और 2। तो बस उसके बाद अब फिर जी इवन DHA DHA मुल्तान का हमने सुना रिवाइव हो गया, गुजरांवाला के अंदर लोगों ने अच्छी खासी मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी आई। जी ऐसे ही है, काम हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना, कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ों पे उतना नहीं हो रहा होता, जब कोई ना कोई एक अच्छी र्यूमर आती है, अच्छा वो र्यूमर नेगेटिव होगी तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है एकदम से, क्योंकि अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से जो माहौल था रियल एस्टेट का वो बिल्कुल ही बहुत बुरे हालात थे, ट्रांजेक्शन ना होने के बराबर थी पूरे पाकिस्तान में। तो हमें लगा कि इनको कोई होश आई होगी, कुछ चीज़ें इन्होंने कुछ सीखा होगा इससे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट है रेवेन्यू की जो ये जनरेट करते हैं रियल एस्टेट से। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। IMF एक स्टेक होल्डर है इसमें। इस वक्त जो पाकिस्तान का जो बजट बन रहा होता है, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही होती हैं, रियल एस्टेट से खतरा क्या है? अच्छा जो हमारे पास खबरें आती हैं, देखें FATF बना जी, FATF में हमारे एक दो दोस्त थे DHA से, वो मेंबर बन गए और उन्होंने मीटिंग जब की तो उन्हें पता चला कि उन्हें थ्रेट क्या है। उन्हें थ्रेट ये है, नंबर 1 अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट जो भी पाकिस्तान में है, या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो हमारी है, वो बड़ा मेजर पोर्शन जो है ना वो रियल एस्टेट में डंप हो जाता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है IMF को। नंबर 2 उन्हें ये लगा, जो FATF बना
वो उनको ये लगता था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में इस तरह का नेगेटिव काम कर रही हैं, जिनके लिंक्स आपको अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, जिनके लिंक्स आपको और इस तरह की, अच्छा उन्हें लगता है कि वो भी बहुत बड़ी अमाउंट जो है जब उनको चाहिए होती है वो प्रॉपर्टी में वो अमाउंट्स डंप करते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फाइल नॉन फाइल का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है, तो उन्हें ये लगता है कि बहुत बड़ी अमाउंट जो होती हैं वो रियल एस्टेट में डंप होती हैं, वहाँ से वो अपना पैसा मल्टीप्लाई भी करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब उन्हें लगता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वहाँ से उठाते हैं और वो निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तान में इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप वहाँ पे कोई नज़र रखें या आपको पता हो कि ये क्या होने जा रहा, तो उनको ये थ्रेट्स थे जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्करेज भी आईएमएफ करता है, और वो करता है या नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें लगता है फिर हमारी गवर्नमेंट भी इंगेज हो जाती है, और इन्हें लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी रियल एस्टेट की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इसको डैमेज करने की कोशिश भी करते हैं, ये बाई प्लान भी कई दफ़ा मेरी बात सुने, इतने बड़े बड़े, चलें ठीक है मान लेते हैं इस बात को, मैं इस एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि ठीक है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनको जो है वो फीडिंग हो रही होती है, तो लाइक उसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए ना जी। तो फिर इसका मतलब है मलिक रियाज है या जो है ये बाकी जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो सपोर्ट करेंगे, और आई मीन लाइक दे आर प्योर बिजनेसमैन, और उनकी सारी हिस्ट्री भी है, और क्या इन्होंने कोई किसी को कैच किया है जिसने टेररिस्ट को जो है वो किया हो सपोर्ट। इमरान भाई जो रियल्टर है वो चने और पापड़ बेचने पे मजबूर हो गया है, और ये इन्होंने देखे ना, ये इस तरह से लग रहा है जैसे इन्होंने एक सेक्टर बंद कर दिया है। जी जी, ऐसे मैं यही बताने लगा हूँ आपको कि इसमें ये तो एक नेगेटिव साइड होगी ना, ये डार्क साइड है कि जिसमें वो इस तरह की चीज़ें, एट द सेम टाइम आप देखें कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में बिलियंस ऑफ रुपीस दिए हैं। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन ग्रो कर रही होती है, रियल एस्टेट ग्रो कर रही होती है, तो आप देखें कि हमारी सराउंडिंग में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो चल रही होती हैं। अच्छा, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, 2021-22 में मैं एक फेस 4 में घर बना रहा था DHA में, तो मेरा उस वक्त वो मेरी जब साइट बन रही थी, तो ज़ाहिर है आपने टाइल का कौन सा आपने देखना है, कलर पसंद आपने करना है, आपने वुडन फ्लोर कौन सा देखना है, आपने बाकी इंटीरियर कौन सा। अच्छा, तो मेरा जब इन स्टोर्स पे जाना हुआ, मैं आपको बताऊं, लाइनों में लग के बाकायदा के लोग वहाँ पे खड़े होके देख रहे होते थे, और जो कुछ बड़े ब्रांड्स थे वो तो लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होती थी कि यार हमें कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा, जो कि वो ब्रांड जो आपको कॉफ़ी भी पूछते हैं, चाय भी पूछते हैं, वो आपको बिठाते हैं भी, ये आपको अच्छे तरीके से आपको चीज़ें ब्रीफ भी करते हैं, इतना रश हो गया था। तो जो 40-50 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज हैं, इनडायरेक्टली तो हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्टली 40-50 इंडस्ट्रीज इंगेज हैं, वो हर बंदे का ही जो है वो रिस्क से वाबस्ता होता है और वो काम कर रहा होता है। तो ये अच्छा, इस दफ़ा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि ये बाई प्लान हमने रियल एस्टेट को और कंस्ट्रक्शन को बाई प्लान गवर्नमेंट की तरफ से डैमेज किया गया। ठीक है, जो लास्ट वाली जो गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने बाई प्लान, अब उनको लगा कि नहीं ये बाकी ज़्यादती हो रही है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपके लाखों घर हैं जो रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं, और बहुत सारी जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं उससे वाबस्ता हैं, तो हमें चाहिए, तो हमें लगा है कि एक बड़ी ठंडी हवा आएगी और चीज़ें पॉजिटिव होंगी, और वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि जी हमें बताएं कौन कौन सा टैक्स है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो चीज़ें बेहतर होगी। तो वही आपको बता रहा हूँ कि वो ये ऐसी एक हाइप आई और ऐसी एक र्यूमर आई जिसके बाद चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, और वो कुछ भी नहीं, और उसके बाद हुआ कुछ। अच्छा, कुछ नए टैक्सेस वगैरह लगे हैं जिसके अंदर जो है वो C114C समथिंग, हाँ 114C का नया इन्होंने एक अमेंड किया है और एक नई चीज़ लेके आए हैं। अच्छा, वो भी यही है कि उनको लगता है क्योंकि कोई भी जो टैक्स पेयर है पाकिस्तान में, या फाइलर कह लें या आप एक नेशनल कह लें जो पाकिस्तानी नेशनल है, वो टैक्स चोर है, ठीक है, या वो आपको उस तरीके से टैक्स देना नहीं चाह रहा, या वो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें छुपा रहा होता है, तो वो इसका मेरा ख्याल है बैकग्राउंड इनका यही था। 114C क्या टैक्स है, या इट्स नॉट अ टैक्स एक्चुअली, 114C एक नया एक कानून लेके आए हैं जिसमें ये करेंगे कि पहले तो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था ना, फिर हमारी 2-3 सेशन हुए गवर्नमेंट के साथ, हमारी जो यहाँ पे टैक्स कमिश्नर है उससे मुलाकात हुई, RTO से मुलाकात हुई, तो कुछ हमने सजेशंस दी, क्योंकि इन दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है जितना ऑक्यूपाई होता है, तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे ना, तो इनके थ्रू ही हमने। अच्छा, वो क्या लेके आए, उन्होंने कहा जी 114C के तहत कोई भी फाइलर अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएगा तो वो पहले मनी ट्रेल देगा।
ठीक है। मनी ट्रेल इन अ सेंस कि लेट्स सपोज अगर उसने कोई पहले प्रॉपर्टी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शो की हुई है, अगर उसने वो बेची है, तो अगली दफ़ा अगर वो उसको बेच के कोई और प्रॉपर्टी लेता है तो वो पीछे एक रिकॉर्ड देगा कि जी ये फलाना प्लॉट मैंने बेचा था या फलाना घर मैंने बेचा था, उसको बेच के ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये फलाना घर या फलाना प्लॉट बेच के हैं। या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से आपने पैसे निकाले हैं, या लेट्स सपोज आपकी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है वो आपने बेची है, या कोई बायर से आपका लेट्स सपोज फैमिली मेंबर बायर है, उसने रेमिटेंसेस आपको बेचा है, तो आपको पूरी एक मनी ट्रेल पहले देनी पड़ेगी, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उन्होंने एक पोर्टल भी बना दिया, ठीक है, उस पोर्टल पे जाके आप उस मनी ट्रेल को जस्टिफाई करेंगे तो वो आपको सर्टिफिकेशन देंगे फिर कि ठीक है जी ये पैसे आपके बिल्कुल ठीक हैं और अब आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अगर मैंने रिश्वत से कमाया हो तो वो उसकी ट्रेल हाँ, अगर आपने कमाया हुआ तो फिर आप बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन उनके लिए भी इन्होंने लिवरेज दे दी अब इन्होंने कोई ना कोई। अच्छा, वो एक्चुअली उनके लिए लिवरेज नहीं दी, ये तो हम एक मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें ये लगा कि देखें कुछ चीज़ें हैं वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। देखें अगर आपका या मेरा कोई बहन भाई अगर बाहर बैठा हुआ हो, एक्सपेक्ट्रेट है, वो हमें अगर पैसे आज भेज रहा है तो मुझे बताएं हम अपनी पुरानी टैक्स रिटर्न में उसको कैसे जस्टिफाई, या वो हो ही नहीं सकता, वो तो अगली टैक्स रिटर्न में ही होगा ना, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा जी मैंने अपनी बीवी की कोई ज्वेलरी बेच के कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, ठीक है, वो पूरी ट्रेल आपको। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अगली टैक्स रिटर्न में बताना होता है कि जी ये फलानी प्रॉपर्टी मैंने ऐसे ऐसे ली थी, मतलब मैंने अगर मेरा कोई आबाई हिस्सा बनता है, मेरे फादर की तरफ से अगर प्रॉपर्टी बेच के मेरे पास आई है तो वो उसका रिकॉर्ड भी मेरी पिछली टैक्स रिटर्न में नहीं है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो हमने उन्हें ब्रीफ किया कि ये पॉसिबल नहीं है। और अचानक से जो पहले आप चीज़ें बता रहे थे कि जी हम रियल एस्टेट में कुछ चीज़ें पॉजिटिव करने जा रहे हैं, कुछ टैक्स एमनेस्टी देने जा रहे हैं, आपके कुछ जो इश्यूज़ हैं ऑलरेडी उनको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको सॉल्व करें अब हम नई चीज़ें लेके आ गए हैं। तो फिर उन्होंने कुछ इसको कंसिडर किया है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि इफ़ यू विल बाय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो 5 करोड़ तक आपको लिवरेज है कि 5 करोड़ से नीचे की कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल होगी तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में आते हैं तो 10 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप उससे ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो फिर आपको पोर्टल पर जाके सर्टिफिकेशन लेनी ज़रूरी होगी। अगर 10 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ हद तक आपको कुछ 70-80% जो क्लाइंट आपका है वो इस चीज़ से मुस्तशना हो गया है, वो उसको थोड़ा सा उन्होंने एक बाकी जो 20-25% जो टॉपर्स हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई एक्चुअली हो रहा होगा, वो उनको ऑलरेडी रस्तों का पता है कि कैसे निकलना है, कैसे उसमें से कनी खा के निकलना। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ वही बात जो पहले मैं कर रहा था कि एज ए नेशन हम टैक्स पेयर कौम है ही नहीं ना। हम हर जगह से बचत करते हैं। पिछले दिनों एक दोस्त है हमारे, तो वो कराची से उनकी कोई पार्टी है तो वो लाहौर में कोई प्लॉट लेना चाह रही थी। अब वो ये कह रहे थे कि जी हमने 4 साल पहले गानबल हमने प्रॉपर्टी ली है वहाँ पे कोई 4 करोड़ रुपए की या 3 करोड़ 85 की एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा था। अब वो प्रॉपर्टी हो गई है 13 करोड़ की। अच्छा, प्राइस अप्रिशिएशन। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा था कि जी इस पे टैक्स क्योंकि मुझे को 50-55 लाख रुपए गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो यार वो मैं देना नहीं चाहता, तो मुझे आपको इस तरह की चीज़ लेके दें कि मेरे पैसे डंप हो जाए। अब ये बड़ी फजूल बात है कि एक बंदे को 3-4 साल में अगर 10 करोड़ रुपया गेन हुआ है और उसके ऊपर अगर वो को 50-60 लाख रुपया टैक्स बन भी रहा है, बजाय इसके कि वो इतनी बड़ी अमाउंट को 20 जगहों पे छुपाता फिरे और वो उसको ब्लैक मनी भी कंसिडर कर ले जो कि उसके जेन्युइन हक हलाल की कमाई है, अब उसके ऊपर वो टैक्स दे के उसको प्रॉपर वाइड करके अपनी मर्जी से वो जहाँ मर्जी प्रॉपर्टी ले, एक उसकी मनी ट्रेल भी बन जाएगी। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी और एज ए पाकिस्तानी भी ना, हम कहते हैं कहीं ना कहीं से कोई डंडी मार के जो है ना जितने पैसे बचा सकते हैं बचा ही लें आप। अच्छा, मैं इस पे एक दो चीज़ें, एक तो इस क्लाइंट के मुतालिक बात और दूसरा टैक्स के मुतालिक। इस क्लाइंट के मुतालिक बात ये है कि शायद उनको अवेयरनेस नहीं है कि यार ये टैक्स है क्या, मतलब इससे उनको फ़ायदा कितना आ रहा है और नुकसान कितना है। तो या तो गवर्नमेंट के कोई फोरम्स या टैक्स डिपार्टमेंट के कोई फोरम्स ऐसे हों जो एजुकेट करना शुरू करें, इसके ऊपर प्रोग्राम्स बने, इसके ऊपर इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स बने जिसके अंदर लोग दिलचस्पी लें, जैसे टीवी ड्रामाज हो सकते हैं, जिस तरह मूवीज़ हो सकती हैं, जैसे इनकी कोई होर्डिंग्स, और टैक्स वालों को आवाम की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करने चाहिए। दूसरी जो इसमें जो टैक्स के हवाले से है कि ये कौन सा टैक्स है, मतलब हम सेल्स टैक्स दे रहे हैं, हम विद होल्डिंग टैक्स और पता नहीं हर चीज़ को तो टैक्स दे रहे होते हैं, तो ये टैक्स पर उसके ऊपर टैक्स, फिर उसके ऊपर टैक्स, फिर उसके ऊपर टैक्स। अच्छा, ये दो चीज़ें जो पहले आपने बात की ना कि हमें चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊँ गवर्नमेंट भी थ्रेट कर रही होती है बहुत सारी चीज़ों पे।
थ्रेट कैसे कर रही होती है कि लास्ट टाइम हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, शबर जैदी से भी हमारी एक सिटिंग हुई, हमाद अजहर से हमारी एक सिटिंग हुई। हम उन्हें कह रहे थे बजाय इसके कि आप, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने आते ही जो है ना FBR को टाइट कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने किसी को नहीं छोड़ना, ये टारगेट्स हैं, हर बंदा फाइलर होगा, कोई बंदा, तो वो पहले साल 1.5 साल 2 साल तो काम ना होने के बराबर हो गया ना, हर बंदा ही। उस वक्त हम इनको सजेशन दे रहे थे क्योंकि प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली बहुत इफेक्ट पड़ता है, ज़ाहिर है जब आपका इन्वेस्टर इंगेज नहीं होगा तो काम, तो हम उन्हें एडवाइस कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जिस तरह आप थ्रेट दे रहे हैं ना, इस तरह आप फाइलर्स के लिए इंसेंटिव क्यों नहीं लॉन्च करते, आप फैसिलिटेट क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा जी बताएं। अच्छा, हमने एक सजेशन दी कि लेट्स सपोज आप एक टारगेट सेट करें, आप जिस तरह आपने गेन पे आपने स्लैब्स बनाई हुई है ना कि इतना प्रॉफिट होगा तो आप इतना गेन देंगे, इतना होगा तो ये परसेंटेज होगी, आप 100 मिलियन क्रॉस करेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगी 50 मिलियन पे ये। तो एट द सेम टाइम यही स्लैब आप टैक्स फाइलर के लिए बनाएं कि जो आपको 5 लाख रुपये एनुअल टैक्स दे रहा है उसको ये एडवांटेजेस हैं, वो मतलब अगर लेट्स सपोज बच्चों की स्कूल फी है उसमें को परसेंटेज दे दें, जो आपके टॉप के हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में उसको परसेंटेज दें। अगर कोई लेट्स सपोज 1 मिलियन क्रॉस करके आपको एनुअल टैक्स दे रहा है या 2 मिलियन दे रहा है या 5 मिलियन दे रहा है तो स्लैब्स बांध के उनको प्रोटोकॉल दें आप कि जी ये हमारे फाइलर्स हैं, ये गवर्नमेंट को लेके चल रहे हैं, ये मुल्क की इकोनॉमी में एक पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप डराने के, तो उन्होंने कहा नहीं जी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह के, तो वो थ्रेट दे के पैसे निकलवाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं कि प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है, मैं आपको बताऊं इस वक्त अगर देखा जाए उन्होंने 114C तो हम पे इम्पोज करने की कोशिश की, चलें कुछ ना कुछ हमने गवर्नमेंट से लिवरेज ले ली। इस वक्त देखा जाए तो सिर्फ र्यूमर्स अगर देखें तो वो नेगेटिव है। टैक्स फ्रैंकली इस वक्त रियल एस्टेट में ना होने के बराबर है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन यही था। मैं उसकी रीजन बताता हूँ कैसे ना होने के बराबर है। 236C ये टैक्स जो होता है ये सेलर देता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ प्लॉट और हाउस। 236K ये बायर टैक्स होता है, ये भी विद होल्डिंग टैक्स है, ये जब कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है, परचेजर जो होता है वो पे करता है, ठीक है। ये विद होल्डिंग टैक्स हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 236K जो है पहले इधर लाहौर में जो था वो 3% था, उसको इन्होंने 1.5% कर दिया, 1.5% कम कर दिया, ठीक है। 236 जो C है जो सेलर पे करता है वो 3% था, उसको 4.5 पे ले गए। आप ये समझें कि अगर इधर से 1.5 कम किया है उधर से 1.5 ज्यादा कर दिया। लेकिन 236C एंड K इज नॉट अ टैक्स, कि आपने सिर्फ बाइंग सेलिंग पे एक आपने अमाउंट तो पे कर दी, फीस तो पे कर दी, लेकिन ये आपकी टैक्स रिटर्न में इरफान भाई एडजस्टेबल है। ये हम डीलर्स को बता के थक गए हैं। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है, अब तो वैसे पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी का इशू ये है कि बहुत सारी जो तादाद है ना वो लिटरेसी रेट कोई हमारे रियल एस्टेट में इतना अच्छा नहीं है, तो वो क्लाइंट को भी गाइड नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, जो कारोबार कर रहा है, उन सबको इन चीज़ों का पता होता है। ये दोनों जो टैक्सेस हैं आपने एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र पे तो कर दिए हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में आपकी अमाउंट ये एडजस्टेबल है। लेट्स सपोज आपका टैक्स बनता है साल बाद 8 लाख रुपया, तो अगर आपने कोई प्लॉट लेते हुए या बेचते हुए अगर आपने 3 लाख रुपए टैक्स दे दिया है तो वो आपका 8 में से 3 लाख तो माइनस हो जाना है, तो बाकी आपने 5, तो टैक्स आपका उधर एडजस्टेबल हो गया। तो इसलिए ये कोई इतनी लायबिलिटी नहीं है कि जिसमें आप कहें कि जी बहुत हैवी टैक्सेस लग गए हैं। अब आप जो टैक्स दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी ये है DC रेट पे, ठीक है। कुछ जो टैक्सेस हैं वो आपके फेडरेशन पे होते हैं, कुछ टैक्सेस आपके जो है वो प्रोविंस ले रहा होता है, और ये जो टैक्स है स्टैम्प ड्यूटी ये 1% ऑफ द DC रेट है। DC रेट भी FBR रेट से कम होता है, ठीक है। अच्छा, और जो 1% है वो 7E है। 7E पे हम अभी भी फाइट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इट्स अ काइंड ऑफ रेंट जो गवर्नमेंट हर साल लेती है। अब उन्होंने हर साल डाल दिया ना, आपने देना है। अब बहुत सारे प्लॉट्स हम उन्हें ये कहते हैं कि उनका पोजेशन ही नहीं है, फाइलें होती हैं अभी उनको बैलेट ही नहीं हुआ, तो जो ऑन ग्राउंड प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका पोजेशन नहीं है, जिसपे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसका रेंट अब क्यों हमसे ले रहे हैं? ज़कात वाली बात हुई, हर साल देना है। वो ले रहे हैं हमसे। तो अभी प्रॉपर्टी पे सिर्फ ये 2 टैक्सेस हैं जो कि 1% है। तो इट्स मीन अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये 2% टैक्स कोई इतना टैक्स नहीं है। लेकिन क्योंकि वही बात है कि पहले ये इन्होंने हाइप बनाई कि जी हम सारा कुछ खत्म कर देंगे, ये भी टैक्स खत्म कर देंगे, ये भी टैक्स खत्म कर देंगे, वो नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें गवर्नमेंट ने तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया। हालांकि ये 2% टैक्स है, देखा जाए तो ये बेरेबल है और जेन्युइन क्लाइंट जो है इसको बड़ी इजीली दे सकते हैं। ये तो कमीशन भी बनता है ना, मतलब कि लाइक जो रियल्टर्स का जब कोई
रियल स्टेट एजेंट प्रॉपर्टी बेचता है जी, या जी, जी, एजेंट के तौर पे उसको 1% दोनों जी साइड से, जाहिर है 1% जो है तो यही 2% गवर्नमेंट भी ले रही है, यही 2% गवर्नमेंट भी ले रही है। मतलब मैं भी हिस्सेदार हूँ। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जो है आपने बताया कि 4.5% से कम करके जी उसको 3% कर दिया। नहीं, जो 3% टैक्स था, जो परचेजर टैक्स था उसको 1.5% कर दिया इन्होंने। 1.5% जी और जो 3% टैक्स था, ये दोनों सेम टैक्स थे। जी 3% परचेजर देता था, 3% ही देता था सेलर। सेलर अब उन्होंने क्या किया कि जो परचेजर टैक्स है उनको 3% से 1.5% कर दिया, जी, जो सेलर टैक्स है उसको 3% से 4.5% कर दिया इन्होंने। तो ये हो गया, वो हो तो 5% गया, एग्जैक्टली। तो लेकिन आप कह रहे हैं 1%। नहीं 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 नहीं, 1% नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दीज टैक्सेस आर विदहोल्डिंग टैक्सेस, जो कि आपकी टैक्स रिटर्न में एडजस्टेबल है। हाँ, तो इसलिए लेट्स सपोज आपने ट्रांसफर पे ये अगर आपने 5% दिया है तो वो 5% आपके पैसे जो हैं आपकी टैक्स रिटर्न में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी आपने परचेजिंग और सेलिंग के दौरान आपने 4 लाख रुपए टैक्स दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये 4 लाख रुपया आप जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने वो लायबिलिटी और एसेट्स और गेन और ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके आपको लगा आपका 4 लाख रुपया टैक्स निकल रहा है जी 4 लाख निकला, आपने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई है जिसका आपने 4 लाख रुपया टैक्स दिया हुआ है, आप वो 4 लाख रुपया उठाएं अपना विदहोल्डिंग टैक्स जाके दिखाएं तो आपका टैक्स जीरो है। और तभी तो मेरा नुकसान ही हुआ ना, मैंने तो ये 4 भी नहीं देना था गवर्नमेंट को। तो बस फिर इसीलिए हमारी हालत ये देख लेना फिर। अच्छा ये विदहोल्डिंग टैक्स अदर देन जो 2% है उसके अलावा, ये उसके अलावा है। ओके, तो इसका मतलब 4 जगह पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, 2 आप जो विदहोल्डिंग टैक्स अभी एक्चुअल ट्रांसफर टैक्स दे रहे हैं वो आप 236C दे रहे हैं, ठीक है एक्चुअली परचेजर जो परचेजर टैक्स देता जी। है वो 236K देता है जी, वो आपका स्टैम्प ड्यूटी देता है, वो आपका 7E देता है। ये तीन टाइप ऑफ टैक्सेस टैक्सेस हैं। आ हाँ, गए, ये ठीक 3 है। टैक्सेस हैं जो परचेजर देता है। फिर जब वो चीज़ अपनी बेचता है तो वो क्या करता है कि वो सॉरी एक स्टैम्प ड्यूटी भूल गया हूँ, जो परचेजर है वो 4 टैक्स देता है, स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी 236K एंड 7E बाकी ट्रांसफर फीस वगैरह, ठीक है, वो देता है। ठीक है। सेलर जो है वो 236C देता है और दैट्स इट एट द तो टाइम। ठीक है, बायर को जो है वो ये 3 टैक्सेस लगनी है, चौथा उसने अपनी ड्यूटी देनी है, जो सेलर ने जो है वो सिर्फ 1 टैक्स देना है जी। नाउ ये परसेंटेज जो है ये सारी जो उनकी जो अमाउंट है, मतलब मिसाल तौर पे 2 करोड़ का एक प्लॉट है, 3 करोड़ का प्लॉट है, उसी पर सारे टैक्सेस लगने हैं ना जी। या ये होता है कि मैंने लेट से 4% जब मेरा टैक्स कटा तो रिमेनिंग अमाउंट पे बाकी टैक्स लगेगा? नहीं, बेस अमाउंट पे ही सारे टैक्सेस लगेंगे। ये सारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स किया हुआ है, उसने एक प्रॉपर्टी को एवेल्युएट किया और उसने कहा कि जी ये प्रॉपर्टी आपकी वहाँ पे 20 लाख माइनस है या 50 लाख ऊपर है, ठीक है। हमने एक रेट डिसाइड कर दिया जिसको हम एफबीआर रेट कहते हैं, एफबीआर रेट कहते हैं। वो एफबीआर रेट के ऊपर आपने टैक्स देना है। एफबीआर रेट और डीसी रेट में क्या फर्क है? एफबीआर रेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट आपकी लगाती है और जो डीसी रेट है वो आपकी प्रोविंस लगाता है। तो इसमें अमाउंट में कितना फर्क होता है? बहुत ज़्यादा नहीं, 5-10% का फर्क रह गया। पहले बहुत डिफरेंस था, आहिस्ता आहिस्ता उस डिफरेंस को कवर करते करते अभी भी इन्होंने क्या किया है कि अभी जो पंजाब गवर्नमेंट का बजट है उसमें इन्होंने डीसी रेट को 5% और बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो एफबीआर ने नहीं छेड़ा रेट को अभी तक, तो वो उसके करीब चली गई है ये और ज़्यादा। तो इमरान भाई लेट से मेरे पास डीएचए में एक प्लॉट है, लेट से डीएचए फेज 5 में एक प्लॉट है, मैंने उसको उसकी कीमत जो है वो लेट से 4 करोड़ 50 लाख है जी। तो मैंने जो है ये 7-8% टैक्स देना है उस पर जी सेल करते हुए, राइट। अच्छा, अब जब मेरी प्रॉपर्टी की कीमत जो है लेट से मैंने उसको 10 साल पहले बाई किया था, 50 लाख का मैंने 1 करोड़ का बाई किया था, आज जो उसकी कीमत 4.5 करोड़ 5 करोड़ के करीब है और कुछ रिलीफ मुझे मिल रहा है टैक्सेस की तरफ से, कुछ नहीं मिल रहा। नाउ अब जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो मैं ये चाहूंगा कि बायर ही पे करे ये सारे मेरे टैक्सेस। बायर क्यों पे करेगा सर? बायर अपने टैक्सेस पे करेगा। मतलब मैं उसकी प्राइस जो है वो रखूं, मैं आपको बताता हूँ मेरे सारे जो है टैक्सेस जो है उसके अंदर यही तो सर इशू आ रहा है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि एज ए पाकिस्तानी हम टैक्स देना नहीं चाहते। एक बंदे ने 10 साल पहले 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और वो 50 लाख की प्रॉपर्टी आज होगी उसकी 6 करोड़ की, लेट्स सपोज। अब 6 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एफबीआर रेट 3 करोड़ है, एक्चुअल प्राइस के करीब भी अभी तक नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ा रहे हैं और हम उन्हें कह रहे हैं कि जी आप एफबीआर या डीसी रेट को बेहतर कर दें लेकिन हमसे 1% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी टैक्स बस एक ले लिया करें जी। हम उन्हें ये, लेकिन आप देखें कि एक बंदे ने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और वो भी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है जिसके ऊपर वो टैक्स जो दे रहा है वो दे रहा है हाफ रेट पे, जो कि लेट्स सपोज 3 करोड़ या 3.5 करोड़ पे बनता है। अब वो 3.5 करोड़ पे जो विदहोल्डिंग टैक्स देगा डेट इज़ 4.5%, ठीक है। आप ये कह लें कुछ 6-7 लाख रुपए टैक्स बनता है, तो अगर वो 4-5 करोड़ रुपया कमा के उसके ऊपर गेन लेके पिछले 10 साल में, तो अगर वो 5-6 लाख 4 लाख रुपये टैक्स देना नहीं चाह रहा और उसने टैक्स जो दिया है
वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वो एट द टाइम ऑफ जब आपने टैक्स रिटर्न देनी है तो वो उसमें एडजस्टेबल है, तो उसने टैक्स कुछ भी नहीं दिया उसने। नहीं, उस तरह से देखे तो मेरी नॉर्मली जो है टैक्स रिटर्न 0 की जाती है। वही कह रहा हूँ ना, उसने टैक्स कुछ भी नहीं दिया। हाँ। नहीं 0 की जाती है, लेकिन जब आप इतनी स्पीड से पैसे देखें ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप अगर 5 साल पीछे चले जाएं जो FBR कर रही थी और आप चले जाएं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, चीज़ें टाइट हो रही हैं। ठीक है। मतलब ये नहीं है आपके बिल्कुल ही जंगल का कानून है कि पैसे आपके इधर से आ रहे हैं। अभी मैंने ना UK के वीज़े के लिए अप्लाई किया है, तो उन्होंने मेरी स्टेटमेंट मांगी है और स्टेटमेंट के साथ एक दूसरा मुल्क वो मुझसे जस्टिफिकेशन मांग रहा है मेरी उस बैंक स्टेटमेंट पे कि ये जो आपकी 4 5 6 ट्रांजेक्शन है, मुझे काइंडली इसके बारे में बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए और आपने दोबारा किसको दिए हैं। ये दूसरा मुल्क मुझसे सिर्फ वीज़ा देने के लिए जस्टिफिकेशन मांग रहा है, और हमारे जो हुक्मरान हैं, ये जो हमारी हुकूमतें हैं, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी से पूछे कि यार ये 4 करोड़ रुपये आपके अकाउंट में आया तो ये कहाँ से आया। बिल्कुल। तो वो बस ऐसे ही है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और टाइट होने जा रही हैं। ये जो 114C है, ये भी शायद इसी का एक हिस्सा है, जो कि हम तो ये पिट रहे हैं कि जी अगला बंदा अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है एंड ही इज़ अ फाइलर, तो वो अपनी अगली टैक्स रिटर्न में उसको शो करेगा ही करेगा। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं जी आप इसको पहले जस्टिफाई करें, क्योंकि एक तो हमारा FBR का सिस्टम ही बहुत बिल्कुल ही, जिस तरह हम अपने आप को अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं, तो हमारा जो FBR है ना वो भी अंडर डेवलप है। तो वो उनके पास क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस बंदे को पकड़ सकें, तो वो क्या कहते हैं कि ये पहले ही जस्टिफाई कर लेगा, पहले ही मनी ट्रेल दे देगा, तो हमारा एक पोर्शन आसान हो जाएगा कि ये खुद ही जब हमारे पास चीज़ लेके आ जाएगा कि जी इसका मनी ट्रेल है। वो आपकी ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी होंगी ना, वो भी हैरान हो गए, मतलब इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं मेरी ट्रांजेक्शन थोड़ी थी, लेकिन वो कई दफ़ा आ जाता है, वो हर मुल्क के कुछ अपने ज़्यादा रूल्स हैं। मैंने कहा इस प्रोग्राम के जरिए FBR को तो अलर्ट करो ना। हाँ नहीं बिल्कुल जी, हम प्रॉपर फाइलर हैं और अल्लाह का शुक्र है हम टैक्स रिटर्न देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली और प्रॉपर्टी के रिलीफ के बारे में। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है मज़ीद हमें टाइट करेगी और प्रॉपर्टी को मज़ीद फलने फूलने नहीं देगी। ये बात ठीक है आपकी। अच्छा ये गवर्नमेंट के बारे में वैसे है भी इरफान भाई, कहते हैं कि जी नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है ना, ये रियल एस्टेट को हमेशा टाइट करती है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, हालांकि उनका स्टांस या उनका क्लेम ये होता है कि जी हम इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं कि यहाँ पे ब्लैक मनी डंप होती है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो खुद कहते हैं। अच्छा वो कहते हैं जी हमने क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज़ को ये बड़ी अजीब बात है। आपने अगर बाकी इंडस्ट्रीज़ को देखें, आप एक्सपोर्टर्स को फेवर दें, मैन्युफैक्चरर्स को फेवर दें, आप उनको बिजली फ्री दें, आप उनको एनर्जी आप फैसिलिटेट करें ना, आप बजाय इसके एक इंडस्ट्री को तबाह करके आप कहें कि यहाँ से लोग निकल के बाकी राइट लेफ्ट पे देखें, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। उनको पहले अपने किबले दुरुस्त करने होंगे, फिर ही ज़ाहिर है वो इंडस्ट्री चलेंगी, ऐसे तो वो इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी। वैसे अंदर किसी पॉडकास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या FBR को प्राइवेटाइज किया जा सकता है? किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? अमेरिका में IRS जो है, हो सकता है इससे वो 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर ले जो भी हो रहा है। ठीक है तो दे दो। हाँ अभी तो खैर बातें बड़ी नेगेटिव हो सकता है। देखें मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि माशरों में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। एट द सेम टाइम अदारों में भी सेम सिनेरियो है ना, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। लेकिन आप ये देखें हमारे जो सुनने में चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं कि जी वो देखते हैं एक बंदे को नोटिस भेजते हैं, उसके बाद अपनी दिहाड़ियाँ सीधी करते हैं, तो इसीलिए नहीं चल पा रहा था। तो ये है कि बस अल्लाह करे कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ लेके आए, कोई ना कोई अगर उनकी सोच ठीक होगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो प्राइवेटाइज करने से भी अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है तो नहीं होगा, अगर उनकी नीयत ठीक होगी शायद ऐसे भी इसको बेहतर कर लें चीज़ों को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आइंदा पॉडकास्ट के अंदर मज़ीद एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर दिस प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो, अगर आप इसमें समझते हो आपकी इनपुट की ज़रूरत है, हमारे किसी नॉलेज में कमी है या इस टॉपिक्स को इन टॉपिक्स को जो है मज़ीद इन्हांस किया जाना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं पॉडकास्ट करने वालों के लिए और उनकी जो है वो पजीराई उनको मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए आइंदा आने वाले एपिसोड तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।